ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब यहाँ करंट के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में बदलाव आने लगा, और जैसे ही बदलाव आएगा ना ये एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में क्या आएगा, वो इस बदलाव को अपोज करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, करंट कितने भी मैग्नीट्यूड का हो, अगर करंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इंडक्टर कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही करंट में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, चाहे वो बदलाव मैग्नीट्यूड का हो या डायरेक्शन का हो या दोनों का हो, इंडक्टर तुरंत एक्शन में आएगा और उस बदलाव को अपोज करने लगेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जाहिर है बदलाव को अपोज कैसे करेगा, उसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि जाके रोकने लगेगा कि करंट तुम मत आओ या करंट तुम मत चेंज करो। तो कैसे अपोज करेगा इस बदलाव को? जाहिर है इंडक्टर के पास कोई हाथ पैर तो है नहीं कि चेंज इन करंट हुआ तो वो जाके हाथ से रोकने लगेगा कि करंट अब तुम मत चेंज करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी इस बदलाव को कैसे अपोज करेगा? जैसे होता है ना कि मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको बोल दिया गया कि इस पर्सन को आने मत देना, वो पर्सन आना चाहेगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसको हाथ से रोक देगा कि तुम मत आओ। इंडक्टर के पास वैसा हाथ पैर तो है नहीं, कैसे रोकेगा, कैसे अपोज करेगा? जाहिर है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही किसी ना किसी फेनोमेनन से अपोज करेगा। अब देखो अपोज करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। अपोज करने का देखो एक बड़ा आसान तरीका है, अगर एक अलग सर्किट में हम लोग आ जाएं, एक अलग सर्किट में आ जाएं और सपोज दैट एक डीसी वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, ठीक है, एक डीसी वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया और यहां पर एक मान लो छोटा सा रेजिस्टर भी है, ठीक है। इस डीसी वोल्टेज सोर्स की वजह से मान लो ये डीसी वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, ठीक है, 10 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स है, 10 एम्पियर का करंट है, सॉरी 10 ओम का रेजिस्टर है, 10 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन में मान लो एक स्विच हमने लगाया है, एक स्विच हम लोग इसमें लगा देते हैं यहाँ पे, और स्टार्टिंग कंडीशन में ये स्विच ऑफ है, यानी सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन है तो जाहिर है कोई भी करंट यहाँ से नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे ही सर्किट हम लोग क्लोज करेंगे ना, जैसे ही सर्किट हम लोग क्लोज करेंगे, इसको ले जाके यहाँ सटा देंगे, करंट फ्लो होने लगेगा। और कितना करंट फ्लो होगा तो आपको पता है ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, और इससे हमें पता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर। कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर, यस। तो यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा। अब देखो 1 एम्पियर कांस्टेंट करंट है, 1 एम्पियर कांस्टेंट होगा, इसके बाद लगातार 1 एम्पियर बहुत देर तक फ्लो करता रहेगा, लगातार उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत में देखो कैसे बदलाव आ रहा है। शुरुआत में जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं था, यानी जब तक ये स्विच ओपन था, जब तक ये स्विच ओपन था उस समय आपका करंट कितना था? जब तक स्विच ओपन था करंट कितना था? 0, यस, 0 एम्पियर। और जैसे ही स्विच क्लोज हुआ ये बन गया 1 एम्पियर, ये बन गया 1 एम्पियर, ओके। यानी अब इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद लगातार ये 1 एम्पियर देता रहेगा बिना बदलाव किए हुए। लेकिन शुरुआत में तो बदलाव आया ना स्विचिंग टाइम में, और इस स्विचिंग टाइम को, ये स्विचिंग टाइम बहुत छोटा होता है क्योंकि हम लोग गए और हमने स्विच को ऑन कर दिया, बहुत छोटा टाइम है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, यानी जिस टाइम में ये बदलाव हो रहा है। अब क्या होगा, आपका 1 एम्पियर करंट स्विच क्लोज होने के बाद फ्लो होने लगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। कौन सा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मान लो इस सर्किट में आपको इस करंट को अपोज करना है, कैसे अपोज करेंगे हम लोग? अगर आपको कह दिया जाए कि इस सर्किट में आपको करंट को अपोज करना है, करंट को जीरो कर देना है, कैसे जीरो करेंगे? समझ में आ रहा है? पहले स्विच नहीं क्लोज था तो 0 एम्पियर करंट था, स्विच क्लोज हुआ तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। अब ये 1 एम्पियर करंट टाइम के साथ लगातार फ्लो होता रहेगा, टाइम के साथ लगातार ये 1 एम्पियर फ्लो होता रहेगा। ये 1 एम्पियर जो है ना,
ये लगातार फ्लो होता रहेगा। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको इस सर्किट में 0 एम्पियर अब कर देना है, हाँ इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, इस वोल्टेज सोर्स को हटाना नहीं है, लेकिन इस सर्किट में 0 एम्पियर करंट कर देना है। कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस बढ़ाने से 0 एम्पियर तो नहीं हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चलो करंट डिक्रीज करेगा, लेकिन 0 कब होगा करंट? आपको लिमिट कंटिन्यूटी में पढ़ाया गया है कि ये 0 कब होगा? जब R टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए। जब R टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो I टेंड्स टू 0 होगा। तो रेजिस्टेंस को क्या इनफाइनाइट कर सकते हैं कभी? हाँ, ओपन कर देंगे सर्किट को। क्या कर देंगे? सर्किट को ओपन भी नहीं करना है। चलो अगर कंडीशन दिया रहे, अगर कंडीशन दिया रहे कि सर्किट को ओपन भी नहीं करना है, ना आपको इस वोल्टेज सोर्स को हटाना है, ना सर्किट को ओपन करना है, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, पहले बताओ मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। अब देखिए सबसे आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका है इसके करंट को 0 करने का कि हम क्या करें, यहां पर इस सर्किट में, यहां पर इस सर्किट में इसी तरह 10 वोल्ट का एक और बैटरी अपोजिट पोलैरिटी में लगा दें, अपोजिट पोलैरिटी में। अब हो क्या रहा है, ये बैटरी 10 वोल्ट का करंट को इधर फ्लो कराना चाह रहा है 1 एम्पियर, और ये बैटरी करंट को 1 एम्पियर इधर फ्लो कराना चाहेगा, और नतीजा होगा कि ओवरऑल करंट 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाहेगा, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट है, आपके अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हाँ, अब देखो, अब अगर ऐसा पॉसिबल हो कि वोल्टेज वैरिंग वोल्टेज सोर्स है, वैरिंग वोल्टेज सोर्स को इस तरह से दिखाते हैं, तो एरो बना देते हैं। अगर ये वैरिंग वोल्टेज सोर्स है और ये भी वैरिंग वोल्टेज सोर्स है, अगर हम ऐसा एडजस्टमेंट कर दें कि इसके वोल्टेज को जितना बदलाव करते हैं उतना ही इसके वोल्टेज में भी हम लोग बदलाव कर सकें, तो हर सिचुएशन में हम यहाँ इस सर्किट में 0 करंट कर सकते हैं। जैसे इस वोल्टेज को बढ़ा के, सपोज दैट मान लो ये एक्शन में नहीं आया, ये एक्शन में नहीं आया, और इसके अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा के अगर हम 20 वोल्ट कर दें, इसके अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा के 20 वोल्ट कर दें, तो सिर्फ इसके वजह से कितना करंट फ्लो होना चाहिए था बताइए यहाँ पे? अगर ये एक्शन में नहीं आया है, ये एक्शन में नहीं आया है, और इस वैरिंग वोल्टेज के को बदल के हम 20 वोल्ट कर दें, कितना एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए इसके वजह से? हाँ, 2 एम्पियर। यस। अगर हम लोग क्या करें, इसको एक्शन में ला दें और इसके भी वोल्टेज को बदल के 20 वोल्ट कर दें, तो अब कितना करंट फ्लो होगा? 0। यस, यानी इसमें जो भी बदलाव आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट पोलैरिटी में एग्जैक्टली उतना ही बदलाव करके, जितना वोल्ट ये दे रहा है उतना ही वोल्ट उसके अपोजिट पोलैरिटी में ये देगा, तो नतीजा होगा कि हर बार हम लोग करंट को 0 कर देते हैं। यही काम आपका इंडक्टर करता है। इंडक्टर अपने आप में वोल्टेज इंड्यूस कर देता है, और वोल्टेज इंड्यूस इस तरह से करता है कि आपके अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी के अपोजिट, जैसे यहाँ अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी आपका क्या है, जो करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराने लगे, और इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, जो करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराए। तो एक क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा है और एक उतना ही करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। इंडक्टर भी यही काम करता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है, और ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से करता है कि आपके सोर्स वोल्टेज की अपोजिट पोलैरिटी में उतना ही ईएमएफ इंड्यूस करके वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ये अपोज कैसे करता है तो आगे चल के आपको बताएंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फिर लेंज लॉ की वजह से ये अपने होने के कारण को अपोज करता है। इन दोनों लॉज को डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है।
फिलहाल उसके आगे लिख लीजिए। अब ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है ना उसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, उसके इक्वेशन को लिख लीजिए। तो लिख लीजिए इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द इंडक्टर, टॉपिक दे दीजिए इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द इंडक्टर, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द इंडक्टर, और उसको लिख लीजिए VL, V और सबस्क्रिप्ट में L, क्योंकि इंडक्टर का सिंबल L होता है और इंडक्टर के अंदर वो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इसलिए नीचे में हम लोग L सिंबल लगा देते हैं, यानी V और उसके सबस्क्रिप्ट में L, ठीक है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन इंडक्टर है ना, उसको मैथमेटिकल फार्मूला से हम लोग रिलेट करते हैं। VL इज इक्वल टू माइनस L DI बाई dt, ठीक है। अब देखो DI बाई dt क्या है, चेंज इन करंट है, यानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी जो कांसेप्ट अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने सीखा कि इंडक्टर किसी चेंज इन करंट को कैसे अपोज करेगा, तो इंडक्टर खुद में अपने आप में एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा, और किस वजह से इंड्यूस करेगा, तो उस चेंज इन करंट के वजह से अपोज करेगा, और वोल्टेज इंड्यूस करके वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो देखो यहाँ चेंज इन करंट, अब हमने उस कांसेप्ट को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा लैंग्वेज क्या है, इंजीनियरिंग का लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो देखो हमने मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसी कांसेप्ट को एक्सप्रेस कर दिया। कांसेप्ट मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके सर्किट में चेंज इन करंट होगा, जब भी आपके सर्किट में चेंज इन करंट होगा, इस चेंज इन करंट को अपोज करेगा इंडक्टर, और कैसे करेगा, तो खुद में एक वोल्टेज इंड्यूस करके इस चेंज इन करंट को अपोज करेगा, और हमेशा इसके अप्लाइड पोलैरिटी के अगेंस्ट ही अपनी पोलैरिटी को डेवलप करेगा और उससे अपोज करेगा। तो देखो चेंज इन करंट को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन करंट, और करंट किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन करंट को मैथमेटिकली हम लोग DI बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस चेंज इन करंट के प्रोपोर्शनल है, यहां से अगर हम लोग देखें तो इंडक्टर के अंदर का इंड्यूस्ड वोल्टेज चेंज इन करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना चेंज इन करंट होगा उतना ही अपने आप में EMF इंड्यूस करेगा, ठीक है। और बाद में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं, तो ये उसके इंडक्टेंस, इस कॉइल के इंडक्टेंस की वैल्यू के बराबर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। और माइनस साइन क्यों है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी होगी, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी होगी उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट पोलैरिटी में ये खुद में वोल्टेज इंड्यूस करेगा। तो लेंज लॉ के हिसाब से ये अपने होने के कारण को अपोज करेगा। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडक्टर अपने आप में ऐसा वोल्टेज इंड्यूस करेगा जो अप्लाइड पोलैरिटी को बदल सके, यानी VL इज इक्वल टू माइनस L DI बाई dt, ये मैथमेटिकल फार्मूला इंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुए वोल्टेज का है। इज दैट क्लियर, कांसेप्ट समझ में आ रहा है, कांसेप्ट समझ में आ रहा है, एनीवन बताइए, आवाज आ रही है मेरी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई चेंज नहीं होगा करंट में तो इंडक्टर कुछ नहीं करेगा, देखो मैथमेटिकल फार्मूला से भी आपको वही दिखेगा। अगर यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर करंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली DI बाई dt क्या हो जाएगा, DI बाई dt इज इक्वल टू 0। तो अगर DI बाई dt इज इक्वल टू 0 तो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज इंडक्टर के अंदर 0। इसीलिए जो आपको बताया स्टार्टिंग में कि जब करंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा तो इंडक्टर कुछ नहीं करेगा। तो देखो जब कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यानी जब DI बाई dt 0 हो गया तो उस केस में ये कोई वोल्टेज अपने अंदर नहीं इंड्यूस कर रहा है, यानी वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही बदलाव आएगा ये अपने अंदर वोल्टेज इंड्यूस करने लगेगा, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज इस तरह से इंड्यूस करेगा कि आपके अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी के अपोजिट ही अपनी पोलैरिटी को डेवलप करेगा, और अपोजिट पोलैरिटी को डेवलप करके ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा। अब हमेशा हम बताते हैं ना कि हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इंडक्टर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या सीखते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इंडक्टर ने अपने अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस किया ना वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो जाहिर है इंडक्टर खुद से क्रिएट तो नहीं करेगा एनर्जी, क्योंकि आपको बताया गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो ये क्रिएट तो कर नहीं सकता है, तो जाहिर है ये एनर्जी कहां से लाया? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय नेटवर्क का ही रहता है। नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? सर क्या आवाज आ रही है? कुछ है? हाँ यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको बता चुके हैं कि हर जगह, हम पहले स्टार्टिंग की क्लास में आपको बता रहे हैं कि हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हर लॉ के पीछे अगर देखो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको बताया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखो इंडक्टर ने अपने अंदर वोल्टेज इंड्यूस किया, और हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्चार्ज। तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसने अपनी एनर्जी को कहां से लाया? जब ये क्रिएट कर ही नहीं सकता है, तो इसने अपनी एनर्जी को कहां से लाया? बताइए। हाँ ये हाँ, तो हमेशा याद रखना, ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इसकी दी हुई एनर्जी से ही इसने अपने आप में वोल्टेज इंड्यूस किया। कैसे? तो इस सोर्स ने जो करंट फ्लो कराया, और उस करंट का जो बदलाव हुआ, इसके प्रोपोर्शनल ही इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। यानी इसकी दी हुई एनर्जी का ही एक पार्ट ही अपने अंदर स्टोर करता है, और उससे ये अपना वोल्टेज क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग एक हाफ साइकिल में स्टोर करेगा, अगले हाफ साइकिल में उतनी ही एनर्जी रिटर्न कर देगा। और इंडक्टर अपनी एनर्जी को कहां स्टोर करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। इज दैट क्लियर? सर आवाज नहीं हाँ, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। चलो ये सेशन एंड करते हैं, आवाज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आप लोग देखिएगा तो क्लियर आएगा। ठीक है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आप लोग देखिएगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ नेटवर्क का इशू है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलो क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सर हाँ बोलो बोलो। सर करंट हाँ, आवाज कट रही है तुम्हारी।